गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवात स्वागत करता हूँ आप सभी बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जीके लाइव सेशन में। जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उम्मीद करता हूँ ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट होगी, क्लियर होगी, ओके होगी। आप और आपका परिवार भी एकदम स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप लोगों की एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। मेरे बच्चों, पिछली क्लास में हम हरियाणा के इतिहास में पढ़ते पढ़ते आ चुके थे अहिरवाल साम्राज्य तक। उत्तर मुगल काल हम पढ़ रहे हैं और उत्तर मुगल काल में बंदा सिंह बहादुर के द्वारा मुगलों के ऊपर जो आक्रमण किया गया था वो तमाम बातें मैं आप लोगों को पहले ही क्लास में कवर करवा चुका हूं। और फिर हमने स्टार्ट किया था अहिरवाल साम्राज्य। अहिरवाल साम्राज्य में बच्चों हमने जो बातें की थी वो हम बातें कर रहे थे कि राव तेज सिंह जो एक अहीरवाल क्षेत्र को संभालने वाला व्यक्ति रहा, अहीर शासक रहा, इनकी 1823 के अंदर मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु हो जाने के बाद राव तेज सिंह के तीन पुत्र, जिनमें एक का नाम था नथु सिंह, एक का नाम था जवाहर सिंह, एक का नाम था पूरण सिंह। पूरण सिंह के जो पुत्र थे उनका नाम है राव तुलाराम। क्या है बच्चों? राव तुलाराम। और नाथू सिंह के जो पुत्र थे उनका नाम है राव गोपाल। तो राव गोपाल और राव तुलाराम ही इस अहीरवाल क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। जवाहर सिंह की कोई भी संतान नहीं थी। तो राव तेज सिंह के बाद हम पढ़ेंगे मेरे बच्चों राव तुलाराम और राव गोपाल। हेडिंग डालिएगा राव तुलाराम। और राव गोपाल। तो बच्चों ध्यान रखना है कि दोनों के दोनों जो ये अहीर शासक हुए, इन्होंने 1857 की क्रांति में अहीरवाल क्षेत्र का क्या किया था? नेतृत्व किया था। सबसे पहले पॉइंट आपको ध्यान रखना है, 1857 की क्रांति में अहीरवाल क्षेत्र, जिसमें अपने हरियाणा का रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ शामिल है। ये मेरे बच्चों नेतृत्व किया था। राव तुलाराम के बारे में हम बात करें तो राव तुलाराम का जो जन्म हुआ था वो 9 दिसंबर 1825 को हुआ था। 9 दिसंबर 1825 को ये पैदा हुए रामपुरा गांव के अंदर। रामपुरा गांव है कौन से जिले? रेवाड़ी जिले का। 1857 की क्रांति के ये महान योद्धा हुए हैं। 1857 की क्रांति में यदि हरियाणा से किसी भी क्रांतिकारी का नाम सबसे पहले लिया जाता है तो वो राव तुलाराम का ही लिया जाता है। 1857 की क्रांति के ये महान योद्धा।
बच्चों इन्हें हरियाणा का राजनायक कहा जाता है। इन्हें हरियाणा का क्या कहा जाता है? राजनायक कहा जाता है। हरियाणा में 1857 की क्रांति की अंतिम लड़ाई लड़ने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। तो हरियाणा में 1857 की क्रांति की अंतिम लड़ाई। और ये जो लड़ाई लड़ी जाती है मेरे बच्चों, ये लड़ी जाती है 16 नवंबर 1857 को। 16 नवंबर 1857 को जो ये लड़ाई लड़ी जाती है, ये नसीबपुर नामक गांव के अंदर लड़ी जाती है, जिसे हम नसीबपुर की लड़ाई भी बोलते हैं। नसीबपुर जो है ये आपके महेंद्रगढ़ जिले का हिस्सा है। तो महेंद्रगढ़ जिले के क्षेत्र नारनौल के अंतर्गत आने वाला गांव है नसीबपुर। यहीं पर 1857 की क्रांति की अंतिम लड़ाई लड़ी जाती है। इस लड़ाई के अंदर हम बात करें तो एक साइड थे मेरे बच्चों राव तुलाराम। राव तुलाराम का चचेरा भाई जिसका नाम है राव गोपाल। हिसार से मेरे बच्चों एक व्यक्ति जिसका नाम है शहजादा मोहम्मद आजम। शहजादा मोहम्मद आजम वर्सेस अंग्रेजों के बीच लड़ी गई थी, जिसमें एक अंग्रेज थे मेरे बच्चों कर्नल गेरार्ड। हम बात करें तो अपने ये जो दो क्रांतिकारी हैं, जिसमें राव गोपाल और शहजादा मोहम्मद आजम, इनकी मृत्यु हुई थी। साथ के साथ कर्नल गेरार्ड की भी मेरे बच्चों क्या हुई थी? इस लड़ाई में मृत्यु हुई थी। 1857 की क्रांति में राव तुलाराम अकेले बच चुके थे, अपने सारे के सारे साथियों को खो चुके थे। तो इनके पास दो ऑप्शन थे। एक तो ये लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाएं, और दूसरा ऑप्शन है कि जिस काम के लिए इन्होंने ये लड़ाई, ये जंग शुरू की थी, अंग्रेजों को हरियाणा से बाहर निकालना, हरियाणा के साथ साथ भारत से बाहर निकालना, उसके लिए ये क्या करें कि दोबारा से अपनी सेना को मजबूत करें, और दोबारा से जब सेना मजबूत हो जाए तो अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध मैदान में उस सेना को उतारने का काम करें। बताया जाता है कि राव तुलाराम के कुछ दोस्त मेरे बच्चों उन दिनों अफगानिस्तान के अंदर रहा करते थे, और ये अपने दोस्तों के पास सेना मांगने के उद्देश्य से गए थे। लेकिन वहां पर बच्चों इनको पानी नहीं पच पाता है, और पानी न पच पाने के कारण ये बीमार पड़ जाते हैं। लूज मोशन के कारण मेरे बच्चों इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इनकी जो मृत्यु हुई वो 23 सितंबर 1863 को हुई थी। तो ध्यान रखेंगे, राव तुलाराम की जो मृत्यु है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि। राव तुलाराम की मृत्यु 23 सितंबर 1800। और मृत्यु हुई थी मेरे बच्चों कहाँ पर? काबुल। काबुल जो किसकी राजधानी है? अफगानिस्तान की। ठीक है मेरे बच्चों, इन्हीं की मृत्यु के दिन, इन्हीं की मृत्यु के दिन हरियाणा में वीर शहीदी दिवस
दिवस मनाया जाता है? ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कौन सा महान क्रांतिकारी है जिनकी मृत्यु का दिन वीर शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप बोलेंगे वो राव तुलाराम की मृत्यु का दिन है, क्योंकि मृत्यु हुई थी 23 सितंबर के दिन। राव तुलाराम के बाद मेरे बच्चों हम बात करेंगे इनके जो छोटे भाई थे। राव तुलाराम के ही छोटे भाई, उन्होंने बच्चों गद्दी के ऊपर बैठकर अहीर शासन को आगे बढ़ाने का काम किया, जिसका नाम है राव किशन गोपाल। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राव किशन गोपाल। राव किशन जो गोपाल है मेरे बच्चों, ये राव तुलाराम के छोटे भाई राव तुलाराम के ये छोटे भाई ब्रिटिश सेना के अंदर मेरे बच्चों ये भर्ती थे। और ब्रिटिश सेना में मेरे बच्चों ये कहाँ के कोतवाल थे? मेरठ के कोतवाल। और मेरठ से ही 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत करने वाले सैनिकों में मेरे बच्चों अपने हरियाणा से इस अहीर व्यक्ति का भी नाम आता है। करने वालों में से ये क्या थे? एक थे। नसीबपुर के युद्ध में भी इन्होंने भाग लिया था। तो हरियाणा के अंदर 1857 की क्रांति की अंतिम लड़ाई मैंने आपको पढ़ाई है। और नसीबपुर के युद्ध में मेरे बच्चों एक और अंग्रेज अधिकारी मारा गया था, जिसका नाम है जनरल टिमले। जनरल टिमले को नसीबपुर में मौत के घाट उतारा गया था। ठीक है, तो ये है राव किशन गोपाल, जल्दी से नोट कीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। राव किशन गोपाल के बाद हम बात करेंगे प्राण सुख यादव की।
चलेगा। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है प्राण सुख यादव। प्राण सुख यादव। प्राण सुख यादव जो है बच्चों, ये महाराजा रणजीत सिंह के दोस्त हुआ करते। महाराजा रणजीत सिंह के ये क्या हुआ करते थे, दोस्त हुआ करते थे। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे राव युधिष्ठर। राव युधिष्ठर। राव युधिष्ठिर के बारे में बात करें तो मेरे बच्चों ध्यान रखना है कि इनके बुलाने पर ही स्वामी दयानंद सरस्वती इनके बुलाने पर ही स्वामी दयानंद सरस्वती सबसे पहले मेरे बच्चों रेवाड़ी आए थे। और रेवाड़ी पहुंचते ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी पहुंचते ही सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने नंद सरोवर के किनारे गौशाला का उद्घाटन किया था बच्चों। गौशाला का उद्घाटन किया था। ठीक है। तो ये राव युधिष्ठिर थे जिनकी बदौलत स्वामी दयानंद सरस्वती सबसे पहले यहाँ पहुंचते हैं और इन्हीं के समय रेवाड़ी में आर्य समाज की शाखा स्थापित की। रेवाड़ी में 1880 में आर्य समाज की शाखा, और ये आर्य समाज की शाखा हरियाणा में पहली शाखा थी बच्चों। तो इसी के साथ ये हमारा अहिरवाल जो साम्राज्य है ये क्या होता है, कंप्लीट होता है। अहिरवाल के बाद हम पढ़ेंगे हरियाणा में मराठा शक्ति।
हरियाणा में मराठा शक्ति के बारे में बात करेंगे। तो अब हम अपने हरियाणा के अंदर मराठों को लेके आए। ठीक है मेरे बच्चों, हम बात करें कि जो मराठा सबसे पहले हरियाणा के अंदर आया था उसका नाम है खांडेराव मल्हार राव होलकर के ये पुत्र थे, और 1753 में पहली बार इन्होंने मेरे बच्चों दिल्ली के अंदर प्रवेश करने का काम किया था। ठीक है, तो दिल्ली के साथ लगते अपने हरियाणा में भी सबसे पहले जो मराठा बच्चों आएगा उसका नाम होगा खांडेराव मल्हार राव होलकर के ये क्या थे, पुत्र थे। तो हम बात करेंगे मराठा शक्ति में सबसे पहले 1753 की। तो लिखिएगा 1753। मराठा खंडेराव द्वारा दिल्ली में प्रवेश। बच्चों हम बात करें तो दिल्ली के अंदर उस समय जो बैठे हुए थे वो आलमगीर बैठे हुए थे, और बात है 1754 की। और मराठों की कृतज्ञता को देखते हुए मराठों की कृतज्ञता को देखते हुए आलमगीर द्वारा खंडेराव को हरियाणा का कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र सौंपा जाता है। तो आलमगीर मराठों को बोलते हैं कि आप हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जाके आराम से रहना स्टार्ट करो, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। मैं आपसे खुश होकर आपको हरियाणा का कुरुक्षेत्र वाला जो इलाका है वो देने का काम करता हूं। तो आलमगीर द्वारा खंडेराव को हरियाणा का कुरुक्षेत्र सबसे पहले दिया गया था बच्चे, सबसे पहले दिया गया था। ठीक है बच्चों, कुरुक्षेत्र के अंदर मराठों ने अपने पैर जमाते ही धीरे धीरे आसपास के इलाकों में भी अपनी जो पकड़ है वो मजबूत करने का काम करना शुरू कर दिया था। बहुत सारे जो छोटे छोटे क्षेत्रों को संभालते थे राजा, उन्होंने बच्चों मराठों से कभी लड़ने का काम ही नहीं किया। मराठों के एक बार बोलते ही वो सारे के सारे मराठों के गुलाम हो जाते हैं, मराठों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और देखते ही देखते 1756-57 के आसपास पूरे हरियाणा के ऊपर मराठों का क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। तो लिखिएगा 1756-57। मराठों का संपूर्ण हरियाणा पर अधिकार। मराठों का संपूर्ण हरियाणा के ऊपर क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है मेरे। जब मराठों का संपूर्ण हरियाणा के ऊपर अधिकार हो जाता है तो मराठे जो दक्षिण भारत के एक बहुत बड़ी शक्ति थे, वो सिर्फ हरियाणा को जीतकर ही संतुष्ट होने वालों में से नहीं थे। हरियाणा उनको बिना लड़े ही मिल गया था, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो क्षेत्रों को संभाल रहे थे वो कमजोर शासक थे। तो मराठों को कोई ज्यादा बच्चों एफर्ट प्रयास नहीं करना पड़ा, और हरियाणा को बहुत जल्दी वो अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। लेकिन जब उनका मन अकेले हरियाणा से नहीं भरा तो उन्होंने फिर पंजाब की तरफ निकलना उचित समझा। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी,
क्योंकि वो ये भूल जाते हैं कि पंजाब के अंदर उन दिनों एक बहुत शक्तिशाली अफगान जो हैं वो काम कर रहे थे। उनका नाम है मेरे बच्चों अहमद शाह अब्दाली, जो पंजाब के उन दिनों गवर्नर हुआ करते थे। और जब अहमद शाह अब्दाली को ये बात पता चलती है कि मराठों ने बहुत आसानी से हरियाणा को जीत लिया है और अब उनकी नजर पंजाब को जीतने की है, तो मेरे बच्चों अहमद शाह अब्दाली अपनी विशाल सेना लेके मराठों को अपने हरियाणा में ही रोकने के उद्देश्य से आएगा और पानीपत के अंदर दोनों के बीच घमासान युद्ध होगा। इसी को हम बोलते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध। क्या बोलते हैं? पानीपत का तीसरा युद्ध बोलते हैं। ठीक है। तो 1756-57 के बाद मैं आपको 1760 और पढ़ा रहा हूँ, फिर 1761 में हम पानीपत की तीसरी लड़ाई पढ़ लेंगे। 1760 में क्या हुआ था? 1760 में मराठों द्वारा निजावत खान और अब्दुल समद खां को हराकर अब्दुल समद खां को हराकर कुंजपुरा रियासत के ऊपर कब्जा कर लिया था बच्चों। कुंजपुरा रियासत के संस्थापक निजावत खां ही माने जाते हैं और इस रियासत को मराठे अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेते। 1760 के बाद हम बात करेंगे 1761 की। 1760 के बाद हम बात करेंगे 1761 की। और 1761 में भी मैं तारीख के साथ आपको बताता हूँ, 14 जनवरी 1761। और 14 जनवरी 1761 को होती है मेरे बच्चों एक लड़ाई, इसे बोलते हैं पानीपत की तीसरी। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इसे कहा जाता है। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी, ये हुई थी अफगान और मराठों के बीच। बच्चों हम बात करें तो अफगानों की तरफ से इस लड़ाई में थे अहमद शाह अब्दाली। और मराठों की तरफ से इस लड़ाई में थे मराठा सदाशिवराव भाऊ। ठीक है। थोड़े से ही देर में बच्चों अहमद शाह अब्दाली की इस युद्ध में क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। और बताया जाता है कि बच्चों मराठों का इतना खून अफगानों ने इस पानीपत की तीसरी लड़ाई में बहा दिया था कि युद्ध मैदान के अंदर खड़ा एक आम का पेड़ मराठों के खून के कारण काला पड़ गया था। और इसी आम के पेड़ वाली जगह के ऊपर बच्चों अब एक पर्यटन स्थल घोषित किया गया है, उसे हम बोलते हैं काला अम्ब पर्यटन स्थल।
काला अम्ब पर्यटन स्थल। काला अम्ब पर्यटन स्थल कौन सी लड़ाई से संबंधित है? पानीपत की तीसरी लड़ाई से। जो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का खून बहा था, उस खून की गवाही देने वाला पर्यटन स्थल है आपका काला अम्ब पर्यटन स्थल। ठीक है बच्चों, इस लड़ाई के बाद नजीबुद्दौला को अहमद शाह अब्दाली अपना सर्वसेवा नियुक्त कर देता है, मतलब सब कुछ मान लेता है। तो ध्यान रखेंगे, इस जीत के बाद इस जीत के बाद दिल्ली का मुखिया अब्दाली के द्वारा नजीबुद्दौला को मान लिया जाता है। मान लिया गया। और पानीपत से नीचे का क्षेत्र हरियाणा का बच्चों नजीबुद्दौला को सौंप दिया गया। जो मराठों के पास था, पानीपत से नीचे का क्षेत्र इन्हें सौंपा गया। ठीक है, और पानीपत से ठीक ऊपर का जो क्षेत्र था, जिसमें पानीपत आता है, आपका करनाल आता है, आपका कुंजपुरा आता है, कुरुक्षेत्र आता है, अंबाला आता है, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, अहमद शाह अब्दाली अपने एक सेनापति जिसका नाम था जैन खां, गवर्नर जैन खां को बच्चों सौंप के अपने क्षेत्र पंजाब वापिस लौट जाता है। तो एक बार जल्दी से इसको नोट कीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
चलेगा बच्चों, नोट कर चुके होंगे आप लोग। तो आपको ध्यान रखना है, पानीपत से ऊपर का जो क्षेत्र है, गवर्नर जैन खां को सौंप दिया गया। अहमद शाह अब्दाली का सेनापति था ये गवर्नर जैन। सौंप दिया गया। और अहमद शाह अब्दाली अपने क्षेत्र वापस लौट जाता है। बात है 1764 ईस्वी। 1764 ईस्वी में सिखों के द्वारा जैन खां के क्षेत्र में बच्चों आक्रमण किया जाता है। और जैन खां को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और इसी के साथ बच्चों जींद, पानीपत, अंबाला, कुरुक्षेत्र, इस सारे के सारे इलाके पर सिखों का अधिकार हो जाता है। जींद, पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला आदि पर सिखों का अधिकार का अधिकार हो जाता है, सिखों का अधिकार हो जाता है। इस तरीके से मेरे बच्चों सिखों का अधिकार हुआ। ठीक है। बच्चों हम बात करें 1770 की, तो 1770 ईस्वी की बात है। 1770 ईस्वी में जो नजीबुद्दौला की हम बात कर रहे हैं, जो दिल्ली को संभाल रहा था, पानीपत के ठीक नीचे को क्षेत्र को संभाल रहा था, इस नजीबुद्दौला की बीमारी के चलते मृत्यु हो जाती है।
और मृत्यु हो जाने के बाद इसका जो बेटा है जाम्बित खां, बच्चों वो उत्तराधिकारी बनता है। और नजीबुद्दौला का जो उत्तराधिकारी है बच्चों वो कौन बनता है? जाम्बित खां। और जाम्बित खां सिखों का विरोध नहीं करता। नजीबुद्दौला के जीते जी सिखों ने मेरे बच्चों उसके क्षेत्र में घुसने का काम नहीं किया। लेकिन जब सिखों को पता चलता है कि नजीबुद्दौला बीमार हो चुका है, बहुत ज्यादा समय ये नहीं निकालने वाला, और मेरे बच्चों इतने में 1770 में नजीबुद्दौला की मृत्यु भी हो जाती है, तो फिर सिखों ने नजीबुद्दौला का जो क्षेत्र है उसको हड़पना शुरू कर दिया था। और उसका उत्तराधिकारी जो उसका बेटा था जाबित खां, वो इतना सक्षम नहीं था, योग्य नहीं था, तो उन्होंने भी सिखों का विरोध नहीं किया। और इसके चलते 1772 तक, 1772, 1772 ईस्वी तक सिखों के द्वारा बच्चों हरियाणा में लूटमार की जाती है। लूटमार की जाती है, ठीक है बच्चों। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद जैसे सिख शक्ति हरियाणा में आई है, ऐसे ही बच्चों एक शक्ति थी जाट शक्ति। हरियाणा में कौन सी शक्ति आई? जाट शक्ति आई। जाट शक्ति के बारे में हम बात करें तो मेरे बच्चों जाटों का जो सबसे पहला नेता हुआ वो गोकुला हुआ है। तिलपत गांव फरीदाबाद का वो रहने वाला था, और तिलपत गांव फरीदाबाद के रहने वाले जाट नेता गोकुला से ही मेरे बच्चों जाटों की क्या होती है, अच्छे तरीके से शुरुआत होती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध जाट नेता, सबसे पहला पॉइंट, गोकुला। तिलपत गांव फरीदाबाद की मृत्यु होती है मेरे बच्चों 1670 में। और मृत्यु से पहले वाला जो साल था 1669, 1669 में गोकुला के द्वारा बच्चों औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह भी किया गया था। इसे जाटों का विद्रोह बोलते हैं। औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह भी किया गया, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो गोकुला के बाद जो जाट राजा बनता है राजा राम।
राजा राम। और राजा राम ने बच्चों जो जाटों का राजा बनकर काम किया, 1670 से लेकर 1688। कार्य किया। इनकी मृत्यु के साथ ही इनका भतीजा चूड़ामन बच्चों क्या बनता है, जाटों का नेता बनता है। तो राजा राम की मृत्यु के बाद का भतीजा चूड़ामन जाटों के नेता बने थे। चूड़ामन जाना जाता है औरंगजेब के साथ उलझने के लिए। औरंगजेब का बच्चों हर काम का विद्रोह किया करता था चूड़ामन। तो औरंगजेब और चूड़ामन आपस में एक दूसरे से उलझे रहते थे। चूड़ामन औरंगजेब के किसी भी काम से खुश नहीं था, इसलिए वो हमेशा उलझा रहता था। ठीक है। मेरे बच्चों राजा राम के बारे में एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। 1688 में ही बच्चों इन्होंने अकबर के मकबरे को भी लूटने का काम किया था। वो राजा राम था। जाटों के सबसे प्रतापशील जो शासक हुए, जाटों के सबसे प्रसिद्ध जो शासक हुए, वो सूरजमल हुए हैं। सूरजमल जो भरतपुर राजस्थान के रहने वाले थे। बच्चों सूरजमल को ही कहा जाता है जाटों का अफलातून। सूरजमल को जाटों का अफलातून या जाटों का पलूटो कहा जाता है। सूरजमल की जो शादी हुई थी
वो अपने हरियाणा के पलवल जिले के अंतर्गत आने वाले होडल को संभालने वाले काशीराम सोरोत की पुत्री किशोरी के साथ हुई थी। तो सूरजमल की पत्नी का जो नाम है मेरे बच्चों, वो किशोरी था। और किशोरी जो है वो कहाँ की रहने वाली, होडल पलवल। और बात करें तो किशोरी किसकी पुत्री थी, काशीराम सरोत की। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में मेरे बच्चों जाटों के बारे में पढ़ते हुए उसके बाद हम बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना सा ही। नेक्स्ट क्लास में मेरे बच्चों हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो जितना मैंने करवाया इसको अच्छे तरीके से आप लोग प्रिपेयर करते रहिएगा, अच्छे तरीके से आप लोग कवर करते रहिएगा। ठीक है, चलेगा। थैंक यू, बाय बाय।